हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने लूसेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें हम हड़प्पन कल्चर को देख चुके हैं और आज हम कर रहे हैं वैदिक कल्चर को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वैदिक कल्चर को। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC टू 600 BC। अब गाइस, जैसे ही वैदिक कल्चर का नाम आता है सबसे पहला क्वेश्चन आता है आर्यंस का, क्योंकि ये पूरा कल्चर आर्यंस का ही है। ठीक है, इसमें हम आर्यंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, कौन से भगवान को मानते थे, कैसे घर में रहते थे, उनका ऑक्यूपेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये सब हमें पढ़ना है। तो गाइस, जो आर्यन हैं इनसे रिलेटेड जो कल्चर है उसको वैदिक कल्चर कह रहे हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है ये कि आर्यंस इंडिया में कैसे आए। यही क्वेश्चन है जो आज भी कंट्रोवर्शियल है और काफ़ी लोग इस पे डिबेट करते रहते हैं कि कोई कह रहा है कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया से ही आए, कोई कह रहा है अफ्रीका से आए, कोई कह रहा है सेंट्रल एशिया से आए। तो ये काफ़ी डिबेट में बना रहता है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हम कोई हिस्टोरियन तो है नहीं, तो हमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ना है। ठीक है, अपना व्यू नहीं दे सकते हम। यहाँ पर देखना है कि किसने क्या बोला है, कौन सा मोस्ट रेलिवेंट है। जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि आर्यन कहाँ से आए। ठीक है, ये ज़रूर आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक आर्यंस कहाँ से आए थे, या फिर मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग कहाँ से आए थे। कोई पर्सन का नाम देकर तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते आप बताओ कि आर्यन कहाँ से आए, क्योंकि हमें नहीं पता। इतनी कंट्रोवर्सी इस पर चल रही है, इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस ये नहीं बता पा रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं, राइट। तो हमें क्या याद रखना है इस पॉइंट से कि जो पर्सन है उन्होंने क्या बोला है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो इंडिया में ही रहते थे, इंडिया ही उनका नेटिव प्लेस है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि वो बाहर से आए, जैसे कि मैक्स म्यूलर जो हैं वो कह रहे हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक उन्होंने कहा था कि आर्कटिक रीजन से आए थे। अभी कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें दोनों को ही बात को मानना पड़ेगा। यहाँ पर जो पॉपुलर बिलीफ है, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, वो क्या मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं इंडिया में। और ऐसा नहीं कि एकदम से सारे आर्यंस आ गए थे, स्टेजेस में आए थे, कभी थोड़े आ गए कभी थोड़े आ गए, ऐसे करके आए थे, राइट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि मैक्स मुलर ने क्या करा है, उन्होंने बताया कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्कटिक सी से आए हैं, आर्कटिक रीजन से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का हमें क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पता है कि हमारे इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इसीलिए आर्कटिक रीजन हमें याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था आर्कटिक रीजन, वहीं पर मैक्स मुलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से। और जो पॉपुलरली जो सब ज़्यादातर मानते हैं वो क्या मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से ही वो आए थे। अब इसका कोई सबूत मिला है हमें, आर्कटिक सी का तो कोई सबूत मिला नहीं है, लेकिन सबूत हमें मिला कहाँ का है, सेंट्रल एशिया का। और वो सबूत क्या है, वो है बोगस का इंस्क्रिप्शन जो हमें टर्की में मिला है। वहाँ पर क्या है, 4 वैदिक गॉड का नाम आया है उस इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन जो अब हमने पढ़े थे तब हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि बोगस के इंस्क्रिप्शन है जो टर्की में मिला है, वहाँ पर 4 वैदिक गॉड के नाम आए हैं। इंद्र का नाम आया है, वरुण का नाम आया है, मित्र एंड नसत्य। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से ही आए थे। क्यों, क्योंकि हमें इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ मिला है। अब जब वो आए थे तो सबसे पहले कहाँ सेटल हुए थे, तो जो प्लेस है जहाँ पर वो सेटल हुए थे उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। यहाँ पर 7 जो रिवर्स हैं वो आकर मिली थी, उसको हम सप्त सिंधु बोलते हैं। पंजाब में भी आकर बसे थे, गंगा और यमुना वैली में भी धीरे धीरे बसने लगे थे। ये तो हमें अब क्लियर हो चुका है कि आर्यंस कहाँ से आए थे। ये क्वेश्चन है, कंट्रोवर्सी में है, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, हमें जो भी लोगों ने हिस्टोरियन ने दिया है हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। तो सेंट्रल एशिया थ्योरी किसने दी है, मैक्स म्यूलर ने दी है, और आर्कटिक रीजन की थ्योरी दी है बाल गंगाधर तिलक ने। हमें ये नाम याद रखने हैं और याद हो भी चुके हैं। इसका कोई प्रूफ है तो है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है बोगसकई में जो कहाँ पर है, टर्की में है, जहाँ पर उस इंस्क्रिप्शन में 4 वैदिक गॉड का नाम लिखा गया है, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। आकर कहाँ बसे थे, पंजाब में एंड सप्त सिंधु प्लेस पे। धीरे धीरे गंगा और यमुना वैली में भी आकर रहने लगे। इतनी चीज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं वैदिक लिटरेचर। जैसे कि हमने देखा ही है
कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लिटरेचर हम देखते हैं, क्योंकि लिटरेचर से ही हमें काफ़ी कुछ पता चला है। ठीक है, हमें उस जगह की, उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिटरेचर बता देता है। और वैदिक कल्चर हमारे लिए काफ़ी, हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए हैं, उसके बारे में बहुत कुछ हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिच क्वालिटी में हमें लिटरेचर मिला है। हड़प्पा में क्या मिला था? आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स ज़्यादा मिले थे। यहाँ पर क्या मिला है? लिटरेचर ज़्यादा मिला है। और गाइस, वैदिक कल्चर ही वो कल्चर है जिसको हम मानते थे कि इंडिया की हिस्ट्री ही यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हड़प्पा के बारे में हमें बाद में पता चला। पहले हम यही मानते थे कि वैदिक कल्चर से इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। अब वैदिक लिटरेचर काफ़ी, बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिला है, जितना आज भी नहीं है उतना सारा लिटरेचर हमें वैदिक कल्चर से मिल चुका है। तो हमें देखना है इसके लिटरेचर के बारे में। तो गाइस, जो ऋग्वेद है वो कंपोज कब हुआ था? ऐसा माना जाता है जब आर्यंस पंजाब में थे तब ऋग्वेद को कंपोज किया गया था, लिखा गया था। वैदिक लिटरेचर जो है 4 लिटरेरी प्रोडक्ट्स हैं इसके, जैसे कि वेद है, ब्राह्मण है, आर्यानका है एंड उपनिषद है। वैदिक लिटरेचर टाइम के साथ साथ बढ़ता गया और जब शुरुआत थी तब ये कैसे दिया जाता था? ये लिखा हुआ नहीं था। इस टाइम पर जब ये शुरुआत थी इस लिटरेचर की, तब इसको एक लोग बोलता था और कई सारे लोग सुनते थे। सुन कर ही जनरेशन टू जनरेशन ये क्या हुआ है? पास होता गया है। इसीलिए जब ये सुनकर पास हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते थे श्रुति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर है वो है वेद। जो हमने 4 देखे, वेद, ब्राह्मण, आर्यानका एंड उपनिषद, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वेद। वेद को क्या बोला गया है? वेद को बोला गया है कि वो अपौरुष्य है। अपौरुष्य का मतलब क्या है? कि उसको इंसानों ने तो बनाया ही नहीं है, उसको भगवान ने खुद लिखा है। वेद भगवान ने खुद लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। एंड नित्य है। नित्य मीन्स क्या है? कि वो अनंत काल तक रहेंगे, वेद को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ऐसा माना गया है। अब वेद कितने तरीके के होते हैं ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इन तीनों को मिलाकर अगर हम बोलें तो वेद तराई बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो 4 वेद हैं इसमें सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें क्या है? लिरिक्स दी गई हैं और सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट पूरे वर्ल्ड में, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद है, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। इंसान ने सबसे पहला कुछ भी अगर क्रिएट किया है लिखने के मामले में तो वो ऋग्वेद है, ऐसा माना जाता है। इसमें 1028 हाइम्स हैं एंड 10,580 वर्सेस हैं। हमें ये याद नहीं रखना है, हाइम्स याद रख सकते हो, 1028 हाइम्स हैं जो कि इसमें, और 10 मंडल हैं। 10 मंडल मीन्स क्या? चैप्टर मान लो। ठीक है, 10 मंडल्स हैं। 6 मंडल जो हैं सेकेंड टू 7th, 6 मंडल जो हैं उनको हम गोत्र मंडल बोलते हैं। इसमें जैसे गोत्र के बारे में पता चलता है ना कि आपका गोत्र क्या है, तो वही गोत्र है, तो गोत्र मंडल बोलते हैं, जिसको हम कुल ग्रंथ भी बोल सकते हैं या फिर वंश मंडल भी बोल सकते हैं। 1st और 10th मंडल जो है उसको बाद में ऐड किया गया है। 10th मंडल, उसमें ही जो फेमस पुरुष सूक्त है वो है। पुरुष सूक्त क्या है? मतलब कि जो वर्ण की बात की गई है ना, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न किस में दिया गया? 10th मंडल में दिया गया है। और इसीलिए, क्योंकि पहले तो ये डिवीज़न था नहीं, बाद में है, इसीलिए इसको 10th मंडल को बाद में ऐड किया गया है। और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है। पुरुष सूक्त क्या है? 4 वर्ण जो हैं वो पुरुष सूक्त में आते हैं, जिसमें हमने 4 वर्ण में सोसाइटी को डिवाइड किया है। वो वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और जो ऋग्वेद की हाइम्स है उनको कौन पढ़ता है? उनको होत्री लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि आपको यज्ञ करना चाहिए, आपको सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, वो सब इसमें लिखा हुआ है। रिचुअल वेद है, धार्मिक है। हाइम्स जो है इसको कौन पढ़ता है? अध्वर्यूज जो है वो इसको पढ़ते हैं। यजुर्वेद जो है इसको हमने 2 पार्ट में क्या करा है? डिवाइड। कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद।
अब जो दो हमने देख लिए, ऋग्वेद देखा एंड यजुर्वेद देखा। अब देखते हैं थर्ड, दैट इज सामवेद। सामवेद क्या है? मंत्रों की बुक है, चैंट्स, ठीक है। इसमें कितनी वर्सेस हैं ये हमें याद वैसे नहीं रखना है, मेन जो हमें याद रखना है वो ऋग्वेद का याद रखना है। पढ़ लेते हैं। 1549 वर्सेस इसमें हैं और ज़्यादातर जो हैं वो हमने ऋग्वेद से ही ली हैं। नेक्स्ट, द हाइम्स ऑफ सामवेद वर रिसाइटेड। इसको कौन रिसाइट करता है? उदगत्री। इंडियन म्यूज़िक के लिए जो है सामवेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन हुआ है इंडियन म्यूज़िक का वो सामवेद से ही हुआ है। लास्ट वेद जो हमारा है, फोर्थ वेद, दैट इज़ अथर्ववेद। इसमें क्या है? मैजिकल फॉर्मूला, इसमें जो जादू, मंत्र, तंत्र, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में है। इसमें बताया गया कि बुराइयां क्या हैं, उनको कैसे हटाना है, कैसे चार्म्स, स्पेल्स, लोगों को वश में कैसे कर सकते हो, और बीमारियों से कैसे छुटकारा मिल सकता है, बुराइयों को दूर कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ अथर्ववेद में बताया गया है। और इसी वजह से इसको वेद में पहले माना ही नहीं जाता था, इसको वेद मानते ही नहीं थे। बहुत मुश्किलों के बाद में, काफ़ी समय के बाद इसको वेद की कैटेगरी में लाया गया है। अब ये तो हमने देखे वेद। अब देखते हैं ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या हैं? जैसे हमारी मैथ की बुक होती है उसके साथ हमें एक सोल्यूशन बुक भी मिल जाती है अगर हम लेना चाहें तो क्या होता है? सोल्यूशन बुक, जिसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन मैथ की बुक में हैं वो सारे सॉल्व होते हैं। ऐसे कोई हम बुक ले लेते हैं जो हमें, जैसे मान लो कोई भी हिंदी की पोइट्री की बुक ले ली, जो हमें पोएम समझ में नहीं आ रही है उसका मीनिंग, तो क्या होता है? हमें एक सोल्यूशन बुक भी मिल जाती है, गाइड बुक मिल जाती है, ठीक है। क्या करते हैं उसमें? क्या होता है? सारी एक्सप्लेनेशंस होता है कि ये जो लाइन है इसका ये मीनिंग है, इस लाइन का ये मीनिंग है। तो ऐसे ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है? वेद जो है वो लिखे गए हैं, वो हाइम्स में लिखे गए हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ पाते थे, तो ब्राह्मण्स लिखे गए। वो क्या करते हैं? वेद को एक्सप्लेन करते हैं। वेद की जितनी भी हाइम्स हैं उनको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। जो पोइट्री फॉर्म में था उसको अब ये प्रोज में लिखते हैं और सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं वेद में क्या लिखा हुआ है। जो ब्रह्मा है इसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइस। जो जितने भी सेक्रीफाइस हैं वेद में उन सबको एक्सप्लेन किया है ब्राह्मण्स में। और हर वेद का हर वेद के कई ब्राह्मण्स हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन वेद के कई तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो उसके कई सारे आपके ब्राह्मण से, जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। ऋग्वेद के क्या है? ऐतरेय एंड संख्यान। यजुर्वेद का है षटपथ एंड तैतरेय। सामवेद का है पंचविश एंड जैमिनीय। अथर्ववेद का है गोपाथा। ये हमें थोड़े से याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जा सकता है कि तैतरेय किस वेद का ब्राह्मण है, तो आपको बताना है कि यजुर्वेद का है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सामवेद का इनमें से कौन सा ब्राह्मण है? ऐतरेय, संख्यान, पंचविश, गोपाथा। तो फिर पंचविश पर टिक लगाना है। नेक्स्ट इज द वर्ड आर्यान। अब हमने क्या देखा? वेद देखे, ब्राह्मण देखे। अब देखते हैं आर्यान। आर्यान जो है, आर्यान का जो है वो आर्यान से लिया गया है। और आर्यान का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। तो ये इसको आर्यान का क्यों बोला गया है? आर्यान का इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको जिसने भी कंपोज किया है वो कौन थे? वो थे जो फॉरेस्ट में साधु संत रहते थे, उन्होंने इसको लिखा था, उन्होंने इसको कंपोज किया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आर्यान का है। लास्ट वन इज उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद को हम वेदांत बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? वेदांत का मतलब है कि अब वेद का यहाँ पर अंत हो गया। मतलब क्या है? वेद यहाँ पर एंड हो चुके हैं उपनिषद पर। और 108 उपनिषद अभी हमारे हैं। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। अब लिटरेचर देखते हैं 600 BC से 600 AD के बीच की। अभी हमने देखी थी 1500 BC से 600 BC तक। अब हम देखते हैं 600 BC टू 600 AD के बीच की। तो जो वैदिक ट्रेडिशन है इस टाइम पर 6 लिटरेरी वर्क्स जो हैं कंपोज हुए थे। इसमें थे वेदांग, जिनको हम सूत्र बोल देंगे, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेद एंड शद दर्शन। अब हमें यहाँ पर 6 वेदांग दे रखे हैं जो कि हमें याद नहीं रखने हैं, बस नाम पता होना चाहिए कि ये हाँ वेदांग होते हैं। जैसे कि शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष। नेक्स्ट इज 6 फेमस स्मृति। अब हमें स्मृति देखनी है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति।
अब हमें देखना है प्रसार स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायन। ये सारे हमें नाम देखने हैं बस, लेकिन इन्हें याद नहीं करना है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये जो आया है महाकाव्य, ये इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें याद रखना है, ना केवल पढ़ना है, इसको याद भी रखना है। पहली है रामायण। इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसको किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखा है। इसको आदि काव्य भी कहते हैं, तो पूछ सकते हैं कि आदि काव्य को किसने लिखा है। हमने तो रामायण का याद किया है, आदि काव्य में पता ही नहीं क्या था, तो हम आंसर लगा कर आएंगे ही नहीं। लेकिन जब हमें पता है कि रामायण को ही आदि काव्य कहते हैं, तब हमें पता है कि आदि काव्य को वाल्मीकि ने लिखा है। ये ओल्डेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, तो हमें पता। अब देखो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया वैदिक कल्चर पढ़ना, क्योंकि इसमें जो लिटरेचर मिला है वो इतना पुराना है कि जिसने दुनिया में हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस क्रिएट करा है। अब दुनिया में सबसे पुराना एपिक, सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो सब एपिक टेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एपिक, ये सब इंडिया में मिला है, इसीलिए इंडिया इतनी इम्पॉर्टेंट है। अब प्रेजेंट में इसमें कितने श्लोक हैं, 24,000। ओरिजिनली कितने थे, 6,000। बस इतना याद रखना है। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। फिर है महाभारत, किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा है। ये पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक है। अभी इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, ओरिजिनली 8,800 थे। फिर है भागवत, हाँ, जो भागवत गीता है उसको भी, वो भी इसी का एक चैप्टर है महाभारत का, जो कि इसमें से लिया गया है। देन पुराण, पुराण मीन्स होता है ओल्ड, तो 18 जो है फेमस पुराण है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुरानी है। और भी है जैसे कि भागवत, विष्णु, वायु एंड ब्रह्मांड। 5 सब्जेक्ट की बात ये करती है पुराण, किसकी, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवतार एंड वंशानुचरित्र, ये इनकी बात करती है पुराण। उपवेद, उपवेद क्या है कि वेद के ऑक्सिलरी, जैसे हमारी डिक्शनरी होती है ऐसे ही उपवेद हैं। अब उपवेद जैसे कि ऋग्वेद, अब ये हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद या फिर अथर्ववेद भी बोल सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट रखना है कि कौन सा दर्शन किसका है। तो दर्शन देखिए, सांख्य दर्शन, संख्या दर्शन बोल सकते हैं, ये कपिल मुनि का है। और टेक्स्ट क्या है, संख्या सूत्र। योग दर्शन पतंजलि, ये तो याद रखना ही नहीं है, तो खुद ही याद है, योग सूत्र। न्याय दर्शन अक्षपद गौतम, न्याय सूत्र। विशेषिका दर्शन उल्लूक कनद, कनद का नाम हमने कई बार सुना है, केमिस्ट्री में, एटॉमिक थ्योरी में सुना है, तो ये भी हमें याद है, विशेषिका सूत्र इन्होंने लिखा है। मीमांसा जैमिनी ने लिखा है पूर्व मीमांसा सूत्र में। वेदांत वद्र्यायन ने लिखा है ब्रह्म सूत्र में। ये सारे हमने दर्शन भी देख लिए। सो गाइस, यहाँ पर हमने लिटरेरी देख लिया है और ऋग्वेदिक का जो टाइम पीरियड था वो देख लिया है, लिटरेचर देख लिया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट अब आ पाया है, वो क्या है, अब हमें देखना है कि ऋग्वेदिक पीरियड में लोग कैसे रहते थे, उनकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ना है इसमें हमें, ठीक है। तो सब इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख ले रहे हैं कि जो वैदिक पीरियड है काफ़ी बड़ा पीरियड था, इसीलिए हमने इसको 2 पीरियड में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। और आज हम देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड को, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 1500 BC टू 1000 BC। जोग्राफिकल एरिया देखते हैं सबसे पहले। तो ऋग्वेद, जितने भी हमें नॉलेज मिलेगी ना इस पीरियड की, वो कहाँ से मिलेगी, ऋग्वेद से, क्योंकि सिर्फ ऋग्वेद ही अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ था, उस टाइम पर इसी को लिखा गया था। इसमें कई सारी रिवर्स की बात की गई है, माउंटेन्स की बात की गई है, ओशन की भी बात की गई है ऋग्वेद में। अब जो ऋग्वेद है लगभग 40 नदियों की बात करता है। नदी सूक्त में 21 रिवर का नाम आया है, जिसमें गंगा को ईस्ट में बताया है एंड कुभा काबुल में जो है उसको वेस्ट में बताया है। ऋग्वेदिक पीपल जो हैं उन्होंने खुद को आर्यन बोला और उन्होंने बताया कि वो सप्त सिंधु जो प्लेस है वहाँ पर ही रहते हैं। इसमें जो सिंधु है और सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की गई है, और ये टेबल दे रखी है जिसको हमें पढ़ना है और ये इसको थोड़ा याद भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा कि
जो इंदस है इसका पुराना नाम क्या था, या फिर ब्यास का पुराना नाम क्या था, घाघर का पुराना नाम क्या था। तो हमें याद रखना है कौन सी रिवर का कौन सा नाम था जो कि पुराना ऋग्वेद के टाइम पर यूज होता था और अब कौन सा है। तो सबसे पहले इंदस, इंदस को ऋग्वेदिक टाइम पे कहते थे सिंधु। झेलम बितास्था, चेनाब असिकनी, ब्यास बिपास, रावी पारुष्णी, सतलज शुतुद्री, सरस्वती सरस्वती, घाघर दृश्याद्वती, काबुल कुभा, स्वाति सुवास्तु, कुर्रम कुरुमु, गोमाल गोमती। तो ये हमें सारे नाम याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋग्वेद के अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा रिवर का जिसका नाम आया है वो है सिंधु। सिंधु का ऋग्वेद में बहुत बार नाम आया है। सबसे ज़्यादा प्योर जो रिवर थी, पवित्र नदी किसको मानते थे, सरस्वती को। अभी हम किसको मानते हैं, गंगा को। ऋग्वेद में सरस्वती को। गंगा का एक ही बार नाम आया है और यमुना का 3 बार नाम आया है ऋग्वेद में। यहाँ पर एक छोटा सा वॉर है जिसके डिस्कशन हुआ है, दशराजन वॉर। यहाँ पर 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, शुदा एंड भारत। शुदा जो कि एक भरत किंग थे त्रिशस के, उनके बीच में, और 10 राजा एक तरफ और सुधा एक तरफ, जिसमें सुधा जो थे वो जीत गए थे। बस हमें इतना याद रखना कौन जीता, सुधा एंड किसके बीच में हुई थी, 10 राजा और सुधा के बीच में। 10 राजा थे अलग अलग प्लेस के। ये हमने ज्योग्राफीज की पढ़ी है। अब देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में क्या था, सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी कुल। कई सारे कुल मिलाकर बन गया था ग्राम, ग्राम को मिलाकर बना विस, विस को मिलाकर जन, और जन को मिलाकर राष्ट्र। ये बना है। यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट की बात की जाए तो राजा जो थे वो गवर्नमेंट होते थे। उनकी मतलब यहाँ पर राजा का रूल चलता था, और उसके बाद में राजा के बाद में उनका बेटा, और उनके बाद में उनका बेटा, इस तरीके का रूल इसमें चलता था। सोसाइटी ऐसी थी, पैट्रियार्कल थी, मतलब कि जो पुरुष होते थे उनको ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, उनको उनकी मतलब ज़्यादा चलती थी, ये कह सकते हो आप। देन वेरी लिटिल, मिनिस्टर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। जो पता है वो ये है कि पुरोहित जो होते थे, वो जो प्रीस्ट था, जो प्रीस्ट होते थे, पुरोहित क्या थे, प्रीस्ट थे, जो कि किंग को सलाह देते थे, उनके फ्रेंड थे, उनको बताते थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइड करते थे किंग को। फिर कौन होते थे, एक सेनानी होते थे, आर्मी के चीफ, और विलेज के हेड ग्रामीणी। ये यूनिट है, ये याद रखनी है। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि विस्पति कौन होते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, तो आपको बताना है कि विस के जो हेड होते थे वो विस्पति होते थे। गोपाती कौन होते थे, जन के हेड, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले कुल के हेड कौन, कुलापा। ग्राम के हेड ग्रामिणी, विस के हेड विस्पति, जन के हेड गोपाती या फिर गोपा, एंड राष्ट्र के हेड, राष्ट्र मीन्स पूरी कंट्री, उसके हेड राजन। ये हमें टेबल याद रखनी है। नेक्स्ट इज जो आर्मी थी, आर्मी में कौन कौन होते थे, तो आर्मी में फुट के सोल्जर जो पैदल चलते थे वो वाले सोल्जर्स भी होते थे, और रथ के साथ भी ये लोग लड़ते थे। अब जो वेपन्स है वो किसके बने होते थे, लकड़ी के होते थे, स्टोन के होते थे, एंड बोन के होते थे, मेटल्स के भी होते थे। ये क्या करते थे, इनके जो एरो होते थे, जो तीर होते थे, उसकी जो साइड होती थी, उसकी जो कॉर्नर होता था, पॉइंट होता था, उसको ये जहरीला कर देते थे, उस पर जहर लगा देते थे, जिससे कि जो जिसकी भी बॉडी में जाएगा तो जहर फैल जाएगा और इंसान मर जाएगा। ये काम ये करते थे। नेक्स्ट है जो किंग था, किंग रिलीजियस काम भी करता था, उसकी कुछ रिलीजियस ड्यूटी भी होती थी। ये माना जाता था कि किंग जो है वही ऑर्डर एंड मॉरल रूल्स को इस्टेब्लिश कर सकता है अपनी स्टेट में। ऋग्वेद है, कुछ असेंबली की भी बात करता है। यहाँ पर कौन सी असेंबली होती थी, सभा, समिति, विदत, गण, ये समिति हैं। यहाँ पर कुछ जो प्रिविलेज लोग होते थे, इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे, वो जाते थे। जैसे सभा में कौन जाते थे, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स। सभा समिति जो है वो क्या करती थी कि किंग जो है अपना अच्छी तरीके से काम करे, वो लोगों पर शोषण ना करे लोगों का, इस पर रोक लगाती थी। कौन, सभा एंड समिति। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्राइम होते थे। थेफ्ट होती थी, बर्गलरी होती थी, और जो कैटल होते थे उनको चुरा लिया जाता था, चीटिंग करते थे एक दूसरे के साथ में लोग। ये कुछ क्राइम्स हैं। अब हमने यहाँ पर पॉलिटी भी देख ली है। अब देखते हैं सोसाइटी के बारे में, इस टाइम पर कैसी सोसाइटी थी। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण लोग रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, वैश्य एंड शूद्र।
जो ये वर्ण दिए गए हैं, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो जाएगा या फिर क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं था। जो लोग काम जिस तरीके का करते थे उसी बेसिस पर उनका वर्ण डिसाइड होता था। जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होते थे? जो टीचर्स होते थे या फिर पुजारी लोग, उनको ब्राह्मण बोल दिया। क्षत्रिय कौन है? जो रूल करते थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स। फार्मर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स वैश्य में आते थे। एंड आर्टिशंस एंड लेबरर्स जो थे वो शूद्र में आते थे। इस टाइम सब इक्वल थे, बस उनके काम के बेसिस पर उनको डिवाइड कर दिया गया था। सबके पास में अपनी चॉइस होती थी, जिसको जो काम करना है वो फ्री था, कोई भी काम कर सकता था और जिस काम को वो करता था। ऐसा नहीं है कि अब अगर कोई आपका कारपेंटर है तो कारपेंटर ही बनेगा, कोई आपका स्वीपर है तो उसका बेटा स्वीपर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। सबको अपने अपने ऑक्यूपेशंस करने की चॉइस थी इस टाइम पर। एक मेंबर है, जो जितने भी एक फैमिली है उसमें जो मेंबर्स हैं वो उनके अलग अलग वर्ण हो सकते थे। ऐसा पॉसिबल क्यों था? क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग प्रोफेशन कर रहे थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही जो वर्ण है वो डिवाइड हो रहे थे, इसीलिए एक ही फैमिली में कई सारे वर्ण के लोग रहते थे। ये एक फेमस लाइन दी गई है जिसमें कहा गया है कि मैं तो सिंगर हूँ लेकिन मेरे फादर जो है वो फिजिशियन है। वहीं पर बात की जाए मेरी मदर की तो वो कॉर्न को ग्राइंड करती हैं। अब यूनिट क्या है सोसाइटी की? फैमिली क्या है? यूनिट है। पैट्रियार्कल थी, पुरुष को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता था। उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। और जो विडो थी वो क्या था? अगर उनका हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो जो हस्बैंड है उनके छोटे भाई से शादी कर सकती थी। ये उस टाइम पर अलाउ था। देन फादर्स प्रॉपर्टी, अगर जो पिता की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो बेटे को दे दी जाएगी उनकी डेथ के बाद में। प्रॉपर्टी के राइट होते थे, चाहे वो मूवेबल थिंग है जैसे कैटल है, हॉर्स है, गोल्ड है, कोई भी आपकी ज्वेलरी है, उस पर भी आपकी प्रॉपर्टी के राइट होते थे। और जो इमूवेबल थिंग्स है जैसे कि लैंड हो गई या फिर आपका घर है, इस पर भी आपकी प्रॉपर्टी के राइट होते थे। टीचर कहाँ रहते थे? टीचर रहते थे उस स्कूल में जहाँ पर वे पढ़ाते थे। तो जो स्कूल था वो टीचर का घर होता था। खाने में क्या था? तो खाने में जो मिल्क है, दूध या फिर उससे रिलेटेड कोई भी उसका प्रोडक्ट जैसे कि दही, मक्खन, आपका घी, ये सारी चीज़ें, बटर, ये सब कुछ उनके खाने की इम्पॉर्टेंट था। मतलब खाने में ये चीज़ होनी ही चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था डाइट का। और ऐसा माना जाता है कि जितना भी ग्रेन होता था, अनाज था, वो दूध में ही बनाया जाता था, पानी का यूज़ नहीं करते थे, दूध में बनाते थे। मीट खाते थे, फिश का, बर्ड्स का और एनिमल्स का। काऊ जो है उसको अघन्य माना गया है, मतलब कि काऊ बहुत पवित्र है, उसको मार नहीं सकते, ऐसा उस टाइम पर ये मानते थे। ऋग्वेद ने बताया है कि अगर काऊ को मार दिया गया या फिर उसको घायल किया है, उसको इंजरी पहुंचाई है, तो जो पर्सन जिसने उसको मारा है या फिर जिसने उसको इंजरी पहुंचाई है उसको या तो मार दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, या फिर उसको राज्य से ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने अघन्य पाप किया है। उस टाइम पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी थी जैसे कि सुर एंड सोमा, ये दोनों ड्रिंक्स ही नशीली जिनको ये लोग पीते थे। फिर आर्यंस करते क्या थे? उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था? एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी करते थे और जानवरों को पालते थे। अभी क्या है? अभी हम ये मानते हैं कि जिसके पास जितना पैसा है, जिसका बैंक बैलेंस जितना ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा अमीर है, वेल्दी है। लेकिन उस टाइम पर क्या था? उस टाइम पर जिसके पास जितनी ज़्यादा काऊ होती थी, गाय होती थी सबसे ज़्यादा जिसके पास है, वो उतना ज़्यादा अमीर होता था, ऐसा माना जाता है। अब अम्यूज़मेंट, मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो वो म्यूज़िक सुनते थे, डांस करते थे, या फिर रथ से रेस लगाते थे, या फिर लूडो खेल लेते थे, और गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे। नेक्स्ट इज़ रिलीजन, पूजा पाठ की बात की जाएगी। अब इस टाइम पर वो क्या, उनका रिलीजियस बिलीव क्या था, पूजा में विश्वास रखते थे, भगवान कौन से मानते थे, ये सब इसमें हमें देखना है। तो ऋग्वेदिक टाइम में भगवान को नेचर के रूप में माना जाता था, जो आपकी प्रकृति है, जैसे कि आपका हवा चल रही है, आपके पेड़ पौधे, जानवर, इन सब की पूजा ज़्यादातर की जाती थी। इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था कि जो डिवाइन पावर्स हैं
वो आपको या तो आपको वरदान देंगी या फिर आपको अभिशाप दे सकती हैं, उनके पास इतनी पावर है, ऐसा वो मानते थे। अग्नि जो फायर है, अग्नि को बहुत पवित्र मानते थे। ऐसा माना जाता था कि जो अग्नि है वो कांटेक्ट करवा सकती है आपको भगवान से। भगवान और इंसान के बीच में अगर कोई बातचीत होनी है तो वो अग्नि के साथ हो सकती है, ऐसा माना जाता था। कितने भगवान की पूजा होती थी? तो 33 भगवान की पूजा करी जाती थी और उनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था। टेरेस्ट्रियल भगवान थे, एरियल भगवान थे और सेलेस्टियल भगवान थे। टेरेस्ट्रियल भगवान कौन से थे? पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, रिवर्स, ये सब टेरेस्ट्रियल भगवान हैं। एरियल भगवान कौन से हैं? इंद्र, रुद्र, वायुवट, पर्जन्य। सेलेस्टियल कौन से हैं? दौस, सूर्य। सूर्य के भी 5 फॉर्म हैं, सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु। वरुण, अदिति, उषा, अश्विन, ये सेलेस्टियल भगवान थे। अब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भगवान कौन से थे? तो पॉपुलर भगवान थे इंद्र, अग्नि एंड वरुण। इंद्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इनका 250 बार नाम आया है ऋग्वेद में। अग्नि सेकंड इम्पॉर्टेंट थे, सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट आते थे क्योंकि इनका कितने बार नाम आया है? 200 बार। वरुण को पानी जो होता है उसको वरुण मानते थे, जो अब हम पानी पीते हैं उसको क्या मानते थे? वरुण। सूर्य, सन, 5 फॉर्म में इनकी पूजा होती थी, सूर्य की, सावित्री की, मित्र की, पुषाण की एंड विष्णु की। सूर्य जो ये माना जाता है कि वो अपना 7 घोड़ों के साथ में रथ लेकर चले आ रहे हैं स्काई से, जिससे कि वो डेली अपने सूर्य जो है 7 घोड़ों को लेकर रथ में बैठकर रोज़ सुबह को आते हैं, ऐसा वो मानते थे। सावित्री जो रोशनी है, सूर्य से जो निकलती हुई रोशनी है, उसकी जो देवी थी वो सावित्री थी। और जो हम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र जो है जो हम पढ़ते हैं रोज़, वो मंत्र भी किसके लिए डेडिकेटेड था? वो सावित्री के लिए ही डेडिकेटेड था। सावित्री जो देवी कौन है कि जो सूर्य से निकलती हुई रोशनी, उसको हमने सावित्री बोला है और उनके लिए ही ये मंत्र जो है डेडिकेट किया गया है, गायत्री मंत्र। फिर मित्र सोलर गॉड, पुषाण जो शादी के भगवान है, जब भी शादी करनी हो तो पुषाण की पूजा कीजिए। तो पुषाण कौन है? शादी के गॉड हैं। तो गॉड ऑफ मैरिज वॉज पुषाण, और ये किसके रूप है? सूर्य के, सूरज के। तो इनका मेन काम क्या था? शादी का, तो ये शादी के भगवान हो गए। देन विष्णु जो है विष्णु को इन्होंने क्या माना है कि 3 कदमों में इन्होंने पूरी धरती को कवर कर लिया था उनकी, इसलिए ये पूजा करते थे। अब बात करते हैं सोम की। सोम भगवान नहीं है, सोम क्या है? एक ड्रिंक, एल्कोहलिक ड्रिंक। ये क्या है? एल्कोहलिक ड्रिंक है, भांग इसको बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर ये प्रसिद्ध है। इसको भांग से निकाली जाती थी और भांग को प्लांट का किंग माना गया है। पीकर नशा हो जाता था, नशीली है। ये 9th मंडल में इसकी बात की गई है और इसीलिए 9th मंडल को सोम मंडल कहा गया है, क्योंकि सोम की इसमें काफ़ी अच्छी सी तारीफ करी गई है, क्योंकि नशीली चीज़ है, ड्रिंक है। ओके, फिर है अदर गॉडेस। रुद्र एनिमल्स के गॉड। रुद्र कौन है? एनिमल्स के गॉड हैं। द्यौस क्या है? ओल्डेस्ट गॉड है, सबसे पुराने गॉड हैं और पूरी दुनिया के जो फादर हैं वो कौन है? द्यौस। यम डेथ के गॉड हैं, ये हम सबको अभी पता ही है, हम आज भी इनको मानते हैं इतना। फिर अश्विन कौन है? हेल्थ के, यूथ के, और आप अमर हो सकते हो अगर आप अश्विन की पूजा करेंगे। अदिति कौन है? जो भगवान है उनकी माँ है ये। सिंधु रिवर गॉडेस हैं, जो नदी हैं, तो उनकी जो गॉडेस है वो कौन है? सिंधु हैं। जो हमें यहाँ पर देखना है वो ये है कि समटाइम्स गॉड्स को विजुलाइज हम एनिमल की तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं एनिमल की पूजा नहीं करते थे। एनिमल भगवान को जानवर मान सकते थे लेकिन जानवरों की पूजा नहीं करते थे। नो एनिमल वर्शिप। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें ये बात याद रखनी है कि एनिमल की, भगवान को तो एनिमल मान लिया लेकिन पूजा नहीं करिए कभी एनिमल की। नेचर ऑफ ऋग्वेदिक जो है कैसा था? हीनोथिज्म था, मतलब कि बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे, जैसे कि हमने देखा ही है कि कितने सारे भगवान यहाँ पर देख चुके हैं हम। कोई शादी का है, कोई आपका सूरज की रोशनी का है, कोई नदी है तो उसका है, तो हमने कई सारे डिवाइड भी करे हैं भगवान को। तो ये हमने देखा कितने सारे भगवान की यहाँ पर पूजा होती है।
अब यहाँ पर जो प्राइमरली वर्शिप कैसे आप करते थे, तो यहाँ पर वर्शिप जो भगवान की पूजा करते थे वो कैसे करते थे, यज्ञ करके क्या होता था, भगवान की पूजा होती थी। अब जो है लास्ट यहाँ पर टॉपिक बचता है वो है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में क्या करते थे, इकोनॉमी इनकी कैसी थी, तो हमें क्या करना है यहाँ पर देखना है कि वो अब हर्ष के उसमें थे, मतलब कि जानवरों को पालते थे, कई सारे इन्होंने जानवर को डोमेस्टिकेट कर रखा था, पालना शुरू कर दिया था। अब ये इधर उधर घूमते नहीं थे, ये रहते थे, एक जगह घर बनाकर रहते थे, क्योंकि ये खेती करते थे। अब खेती कर रहे हैं तो उसको बार बार देखना पड़ता था, इसीलिए उसी जगह पर घर बनाकर रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनको कुछ जानवरों के बारे में पता नहीं था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जानवर थे। जिन जानवरों के बारे में इन्हें नहीं पता था वो कौन कौन से थे, वो थे कैट, इन्हें बिल्ली के बारे में पता ही नहीं था कि बिल्ली होती है कि नहीं होती है। दूसरा कैमल, इन्हें ऊँट के बारे में भी नहीं पता था कि ऊँट कैसा होता है, कोई जानवर ऊँट नाम का भी होता है कि नहीं होता है, नहीं पता था इन्हें। ना ही इन्हें टाइगर के बारे में पता था। जैसे हमने देखा कि हड़प्पा के टाइम पर उनको काऊ के बारे में नहीं पता था, उनको लायन के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल जैसे कि लायन, एलिफेंट और बियर, इन सब के बारे में तो इन्हें पता था। यहाँ पर लायन के बारे में पता है, टाइगर के बारे में नहीं पता है। ट्रेड की बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा ही ऐसा लगता है कि बहुत छोटा मोटा ट्रेड करते होंगे, ज़्यादा बड़ा कोई ट्रेड नहीं करते होंगे। कॉइन्स इन्हें नहीं पता थी, इसलिए जो भी आपका सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम, जो एक्सचेंज वो करते थे वो बार्टर सिस्टम पे करते थे। मतलब गाय या फिर सोने की चीज़ें होती थी, उनको एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते थे। पे कैसे करते थे, हम पैसा देते हैं, मनी देते हैं, रुपया देते हैं, नोट दे देते हैं, या फिर अब तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, अपनी गाय वो दे दी एक्सचेंज में, या फिर सोने का कोई ऑर्नामेंट दे दिया, वो इस तरीके से देते थे। पैसा था नहीं उस टाइम पर, कॉइन नहीं चलती थी। अब जो है प्रोड्यूसिंग गुड्स मेड इट अपीयरेंस, कॉम्प्लेक्सिटी, जो गुड्स थे उनको कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाने लगे थे। जैसे कि कारपेंटर्स उस टाइम पर आ गए थे, और स्मिथ आ गए थे, टैनर आ गए थे, वीवर्स आ गए थे, पॉटर्स थे, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न थे। तो ये अलग अलग ऑक्यूपेशन उस टाइम पर आ गए थे। आर्ट ऑफ हीलिंग वुंड्स एंड क्योरिंग डिजीज़ इन लोगों को पता थी। इन्हें पता था कि अगर आपको चोट लगी तो उसको कैसे ठीक करना है, आप बीमार हैं तो आपको कैसे ठीक करना है, इनको पता था। इवन इन्हें सर्जरी भी करनी आती थी, और जो अभी इतने हाई लेवल के सर्जरी होती हैं ऑपरेशन थिएटर में जाकर, इन्हें भी वो आती थी, एक्सपर्ट्स थे उसमें सर्जरी करने में। हर्ब्स और ड्रग्स इनको पता थी, इनको जड़ी बूटियों से क्या कर देते थे, बीमारियों को ठीक कर देते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे ये। सो गाइस, अब हमने यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा है, जो कि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, इसलिए अब हम लेटर वैदिक पीरियड को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।